Very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deals about the topic bonding. सर ये क्या बोल रहे हैं आप? बॉन्डिंग पढ़ाइएगा केमिस्ट्री? यस। तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में क्लास 10 से। क्लास 10 का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, साइंस में केमिस्ट्री के बारे में आज। तो इसमें आज अपना टॉपिक होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। तो भाई बॉन्ड तो बहुत तरह का होता है। सबसे पहले ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बहुत तरह का होता है, लेकिन इस बॉन्ड में भी हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आज बातें होंगी। लेकिन इन सबसे पहले हम लोगों को ये बात करना होगा कि सर इस चैप्टर में जो कार्बन है और इसका कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड? सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन क्या है? कार्बन को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर सी से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास होता है 12। अब तुम बोलोगे सर ये एटॉमिक नंबर है 6, तो ये क्या है? ये है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और ये क्या है? इसका एटॉमिक मास है। दिस इज इट्स एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? इसमें हम लोग बोल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों को मिला करके हम लोग, इन दोनों को ऐड करके हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये इसका क्या है? एटॉमिक मास है। मतलब कि एटम का जो एक मास है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नॉर्मली हम लोग मास को वेट बोल सकते हैं। जो वेट है इसका वो क्या है? 12 है। 12U हो जाएगा, ठीक है। 12U, U इज द यूनिफाइड मास। तो जरा कार्बन का हम लोग देख लेते हैं एक बार, एटम का कैसा स्ट्रक्चर होगा। हर एटम के न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन भी प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या होता है? एटम के चारों तरफ इस तरह से इसका ये ऑर्बिट होता है। पहला ऑर्बिट, इसको हम लोग K से डिनोट कर देते हैं। दूसरा ऑर्बिट L होगा, इसके आगे M, N, O एंड सो ऑन। तो चूंकि बात हो रही है कार्बन की, तो सर कार्बन का जरा आप एटम का हमको स्ट्रक्चर बताइए। तो ये कार्बन का एटम का ही स्ट्रक्चर है। इसमें प्रोटॉन कितना है? तो सर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12। तो सबसे पहले आपके एटॉमिक नंबर में क्या है? यहाँ पर कार्बन में 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएगा। तभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कितना हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है, जो कि इसका एटॉमिक मास कहलाता है 12। तो 12 में क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये चीज़ होता है। अब उसके अलावा इस ऑर्बिट में क्या मिलेगा? तो ऑर्बिट में हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ मिल जाएगा। तो इस कार्बन का जो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? तो भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, शेल नंबर K, शेल नंबर L, ठीक है। तो K वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि K वाले का कैपेसिटी 2 होता है। K वाला जो इसका ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। L वाले में कितना रह सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सबों ने पढ़ा होगा। M वाले में कितना रह सकता है? इसमें भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, ठीक है। तो K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, L वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का कितना हो गया? 2 4, ठीक है। 2 4 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का। सो 2 और 4 क्या है यहाँ पर? दिस इज द इलेक्ट्रॉन। तो भाई आपके कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन है? किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस कार्बन में न्यूट्रल मतलब क्या है? इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है। तो अभी ये कार्बन क्या है? ये न्यूट्रल कहलाएगा। तो इसमें हमको 6 प्रोटॉन दिखाई दिया है, 6 प्रोटॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा। तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि नोट पॉइंट में
नोट पॉइंट में कि एनी न्यूट्रल एटम कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब कि जितना आपका प्रोटॉन होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये किसी भी न्यूट्रल एटम में होगा। तो यहाँ पर देख लो कितना प्रोटॉन है भैया, 6 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन 6 कहाँ पर रहेगा, देखो इसके के वाले ऑर्बिटल में, के वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है। के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन रख दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दो, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। एल वाले में होना चाहिए 8, लेकिन है कितना, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पे रख देंगे, यहीं बाहर कहीं पे रख देंगे। 1 2 3 4 अपने मन से, चलो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया एटम का, किसका, कार्बन का। इसको हम लोग फिगर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का ये एक स्ट्रक्चर है। इस तरह से हम और भी किसी एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चाहे तुमको जो भी बनाना हो। सपोज दैट तुम चाहते हो कि सर हीलियम का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, चलो छोटा सा है बना देते हैं। यहाँ पर बीच में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, किनारे किनारे इसका ऑर्बिटल होगा। ये ऑर्बिटल हो गया के, ये ऑर्बिटल हो गया एल। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। यानी हीलियम में प्रोटॉन कितना हो गया, 2 प्रोटॉन हो गया। तो यहाँ पर प्रोटॉन हीलियम में 2। ठीक है, उसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो जितना प्रोटॉन है सर उतना ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में प्रोटॉन कितना हो गया, 2, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 2 है। तो हीलियम का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ, के एल। के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 8 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के पास है, 2 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई आपका 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में कहाँ पर है, इसके फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हीलियम के पास इसका सेकंड ऑर्बिट होगा, एक सवाल है कि क्या हीलियम के पास इसका सेकंड ऑर्बिट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई हीलियम के पास में सेकंड ऑर्बिट उसी वक्त होता जब इस सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो, क्या कार्बन में 2 ऑर्बिट है, क्या कार्बन में तीसरा ऑर्बिट हो सकता है, क्या कार्बन एटम में तीसरा ऑर्बिट हो सकता है, तुम बोलोगे नहीं सर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 ही ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। अब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं कि इस तीसरे वाले ऑर्बिट में हम लोग रख सकें। ठीक है, तो कार्बन में हम लोगों को 2 ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, हीलियम में 1 ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो दूसरे वाले का क्या करें, दूसरा वाला आपका हट जाएगा। ये लीजिए। तो अब तुमसे पूछें कि दोनों में किसका साइज छोटा या बड़ा है, किसका साइज छोटा या बड़ा है, तो देख लो किसका साइज, एटम का साइज किसका छोटा या बड़ा है। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन ये था एक एटम का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, चाहे कार्बन हो या कोई हीलियम हो। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा अब कार्बन के बारे में बात करना है कि कार्बन अगर है तो वो कैसा कैसा कंपाउंड बना सकता है। कंपाउंड कहने का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ, कंपाउंड का क्या मतलब हो गया, सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। ठीक है, अलग अलग एटम्स का अगर आप कॉम्बिनेशन बना दो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं। जैसे कि तुमको अगर कह दिया जाए NaOH, तो तुम बोल दोगे कि इसमें क्या क्या एटम है, तो तुम बोलोगे कि सर इसमें तो सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। मतलब हमने इसमें क्या देखा, 3 डिफरेंट एटम्स को हमने देखा। हमने इसमें 3 डिफरेंट एटम्स को देखा। कौन कौन सा एटम्स है वो, सोडियम एक अलग से एटम है सर इसमें, ऑक्सीजन एक अलग से एटम है इसमें, और हाइड्रोजन एक अलग से एटम है इसमें। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल कंपाउंड, ये एक केमिकल कंपाउंड है। क्या ये बात समझ में आ रहा है। तो एटम्स में और कंपाउंड में फर्क समझ में आया। एटम हम लोग किसको बोल देंगे, सिंगल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट रहेगा सिंगल। और कंपाउंड कैसा रहेगा, कंपाउंड भी सिंगल हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि कंपाउंड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम। कंपाउंड में अलग अलग एटम्स होंगे, लेकिन एटम में तो सिंगल एटम ही है। जैसे कार्बन एक एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया। ठीक है,
फॉस्फोरस एटम हो गया, सल्फर एटम हो गया। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करेंगे तो तुम बोल लोगे सर CaCO3, ये तो एक कंपाउंड है, इसमें कैल्शियम है, इसमें कार्बन एटम भी है, इसमें ऑक्सीजन एटम भी है, तो 3 अलग अलग इसमें एटम्स प्रेजेंट है, तो ये एटम का एक कॉम्बिनेशन हो गया। सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कंपाउंड। थोड़ा सा हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहे हैं कि कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। हालांकि पढ़ना तो है ही, सिलेबस में है ही, ठीक है। तो इतना हम लोग को थोड़ा बहुत जानना है। तो हम लोग अब बात करते हैं कार्बन और उसका कंपाउंड। मतलब कि अगर कोई कार्बन है तो कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड बना सकता है, किस किस तरह के एलिमेंट के साथ, किस किस तरह के एटम के साथ वो अपना बॉन्डिंग बना सकता है, इसके बारे में बात करना है। तभी हमारा ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ले लिया है, चलो ठीक है। तो चलिए भैया थोड़ा सा बात किया जाए कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्या है कोवैलेंट बॉन्ड। इसी में हमको ये बात समझ में आ जाएगा कि कार्बन किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये आज क्लास 10 के केमिस्ट्री का ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसका पहला लेक्चर हम लेकर के आए हैं थ्रू द चैनल प्रोग्रेस पॉइंट, और मैं हूं आपका मेंटोर MD याहिया। तो इसके बारे में थोड़ा एक बार बात किया जाए कि क्या है ये। अब बहुत लोग के मन में सवाल होगा, क्या सर आप कंप्लीट हम लोग को पढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल, कि मेरा कोशिश रहेगा कि कंप्लीट बताया जाए। मतलब कि कार्बन का जो ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया इसको कंप्लीट खत्म किया जाए, अलग अलग छोटे छोटे लेक्चर्स में, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 10 मिनट का अलग अलग लेक्चर लिया जाए। तो इसके बारे में बात करते हैं। आज है पहला लेक्चर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि अगर कार्बन का बात किया जाए, देखो जरा यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन का सिंबल C है, इसके पास 6 प्रोटॉन है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, KL। हम लोग अभी कार्बन का जो स्ट्रक्चर बनाया था फिर से बना रहे हैं। ये कार्बन का न्यूक्लियस, कार्बन का फर्स्ट ऑर्बिट, कार्बन का सेकेंड ऑर्बिट, इसका एटॉमिक नंबर 6, मतलब इसमें प्रोटॉन कितना हो गया 6। इसका मास कितना था 12 था, मतलब अगर 6 प्रोटॉन है तो इसमें न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएगा, सॉरी इसमें न्यूट्रॉन भी 6 हो जाएगा, दोनों मिला के 12 हो गया। 12 कार्बन का मास हो गया। तो सर क्या कार्बन का जो मास है वो हम न्यूक्लियस से मेजर करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, कार्बन का जो मास है वो न्यूक्लियस से ही मेजर किया जाता है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना कितना है, K वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, L वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। L वाले में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? सर 8 रह सकता है। K वाले में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हमको ये ख्याल होना चाहिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर फुलफिल कर रहे हो तो K वाले में आप 1 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं और L वाले में आप 5 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। तो बोलोगे ना कि सर कार्बन का ये भी तो हो सकता है, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखने का जगह है, तो इसको पहले हमको फुलफिल करना पड़ेगा। सो 1 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा, पहले वाले ऑर्बिट में K में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, K वाला ऑर्बिट फुलफिल हो गया। अब आप L पे जंप करें तो कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। सो दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। तो अब देखो कोई भी दुनिया का जो एटम है वो आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन तुम रख लो, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अगर देखते हैं CH4, ये क्या है, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, ये है मीथेन का। तो मतलब तुम अगर इसको देखोगे ध्यान से तो तुमको ये कैसा दिखाई देगा, एक कार्बन बीच में और चारों तरफ यहाँ पर हाइड्रोजन है। सो दिस इज मीथेन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, दैट इज CH4। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ कैसे आ गए, कार्बन हाइड्रोजन कैसे एक साथ आ गए, उनके बीच में कुछ तो बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, देखो ये बॉन्डिंग बना हुआ है। तो ये बॉन्डिंग अगर नहीं होगा तो फिर कभी भी कोई भी एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, और जब कंबाइन नहीं कर पाएगा तो हमारे इस वर्ल्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, इस ठीक है, अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे कि वाटर की बात करोगे तो वाटर क्या है, H2O, यानी कि पानी में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, मतलब 1 ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो ये वाटर हो गया। यानी इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में क्या करना है, कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करना है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। तो तुम बोलोगे सर ये बॉन्ड दिखता तो नहीं है, एक्चुअली ये बॉन्ड बस एक इमेजिनेशन है, इसको इमेजिन किया गया है कि दोनों के बीच में एक कुछ तो है
तो क्या है भाई, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। तो कार्बन को अगर किसी से भी बॉन्ड बनाना है, अब सवाल है कि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड ही क्यों है। सो इट इज़ ड्यू टू इट्स वैलेंसी, ये इसके वैलेंसी के वजह से। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, मतलब कि कोई भी एटम अगर किसी के साथ कंबाइन कर जाए तो उसी को हम लोग उसका वैलेंसी कहते हैं। अब कैसे, जैसे कि अगर तुम ऑक्सीजन की वैलेंसी निकाल लो, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, के ऑर्बिट एल ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, एल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, 8 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर ऑक्सीजन को अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो पहले ऑक्सीजन का वैलेंसी हमको देखना पड़ेगा। वैलेंसी मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है, कितनों के साथ वो कंबाइन कर सकता है। तो ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। दुनिया का कोई भी एटम ये चाहता है कि वो अपने वाले, उसके पास जो शेल है, जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही हो जाए। तो ऑक्सीजन ये चाहेगा कि या तो मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए इसके जैसा, या तो मेरे पास में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन ऑक्सीजन के पास में रियली है कितना, 6। तो 8 बनने के लिए क्या करेगा ऑक्सीजन, पहले से 6 है, क्या करेगा, गेन कितना करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है ऑक्सीजन तो इसके पास 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब ये अपने आइडियल कंडीशंस में आ जाएगा। मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अगर ऑक्सीजन चाहे कि हम 0 बन जाए तो 0 बनने के लिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको सारा लॉस करना पड़ेगा। तो लॉस कितना कर लेगा, 6। तो भाई 2 गेन करना आसान है कि 6 लॉस करना आसान है, ठीक है। 2 ठो गेन करना आसान है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ऑक्सीजन कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो अब ऑक्सीजन के पास कितना एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब ऑक्सीजन का वैलेंसी अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक स्टेबल हो गया। तो ऑक्सीजन के पास बॉन्ड कितना बना सकता है, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। एक सिंगल ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। देखो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, किसी से छीन करके इलेक्ट्रॉन ये 2 बॉन्ड बना सकता है। अब जरा हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड इधर से बनाया है और 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया है। अब हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, लेट्स चेक इट। हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, के वाला ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन ये चाहेगा कि या तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या मेरे पास कितना हो जाए, 0 हो जाए। कोई भी चाहेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए चाहेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए मेरे पास या फिर 0 हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए हाइड्रोजन कितना गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर सकता है। अगर हाइड्रोजन चाहे कि 0 हो जाए तो इसको कितना लॉस करना पड़ेगा, 1 ही लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास 1 ही है। 1 किसी को दे देगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 किसी से ले लेगा तो ये इसके पास 2 हो जाएगा, जो कि एक आइडियल कंडीशन है इस हाइड्रोजन के लिए। तभी हाइड्रोजन स्टेबल हो पाएगा। तो हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए बोलता है ऑक्सीजन से कि देखो भैया हम 1 दे भी सकते हैं, 1 ले भी सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ना तो किसी को दे सकता है, ना तो लॉस कर सकता है, ना तो किसी से ये गेन कर सकता है। क्यों ऐसा भाई, अगर ये हाइड्रोजन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो रखेगा कहाँ इस हाइड्रोजन का। तुम अगर देखोगे डायग्राम, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके पास प्रोटॉन कितना है, 1, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रख सकता है। अगर ये हाइड्रोजन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 1 प्रोटॉन 1 ही पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन को रखना। तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, नहीं ले पा रहा है। चलो ठीक है, हटा दो भाई। तो सर किसी को दे तो सकता है, कैसे दे देगा, अगर इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये अगर किसी को दे देता है इलेक्ट्रॉन, लो इसने किसी को दे दिया, तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा ही नहीं। और बिना इलेक्ट्रॉन के ये हाइड्रोजन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ना तो किसी को देता है, नो गेन एंड नो लॉस। सो हाइड्रोजन ओनली क्या करता है, शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, सिर्फ शेयर करता है। तो हाइड्रोजन बोलेगा कि ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन मेरा तुम ले लो और तुम मेरे साथ एक बॉन्ड बना लो। तो हाइड्रोजन को कितना बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है।
हाइड्रोजन का अगर वैलेंसी तुम निकालोगे तो वैलेंसी तो 1 होगा। वैलेंसी क्या, जितना गेन हो रहा है या जितना लॉस हो रहा है वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन करना होगा तो भी एक ही गेन करेगा, लॉस करना है तो भी एक ही लॉस करेगा। तो हर हाल में हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 1। तो जितना वैलेंसी उतना ही बॉन्ड। तो हर हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। हर ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। अपने साथ पेन और कॉपी ले लो, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, बीच बीच में वीडियो को पॉज कर दो जहाँ पे जरूरत पड़ रहा है, तभी ये चीज़ कर पाओगे, अदरवाइज टोटली समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री का अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो कार्बन ये जो चैप्टर है फुल्ली गायब हो जाएगा, क्योंकि कार्बन रटने वाला चैप्टर नहीं है, कार्बन को समझने की ज़रूरत है। अगर समझ गए कार्बन को देन नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है इस चीज़ का। तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अगर आपके पास में वाटर है तो वाटर में क्या होगा, तुमको मालूम है सर 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, तुमको पता है ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड। कैसे सर, हमने वैलेंसी निकालना भी सीखा। तो हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर। हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है सर, हाइड्रोजन का वैलेंसी तो 1 है, तो हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यही 1 बॉन्ड हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का यही 1 बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो दुनिया में जितना भी एटम्स है सब में इसी तरह का बॉन्ड हम लोगों को देखने को मिलेगा। दुनिया में जितना भी, मतलब कि इसी तरह से जितने भी एटम्स आपस में, जितने भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपस में कुछ ना कुछ बॉन्ड बना करके फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग को मेन बात करना है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है। अब जरा कार्बन का केस समझो, देखो कार्बन है तो कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। कार्बन क्या चाहेगा, या तो हम 8 बन जाए या फिर 0 बन जाए। 8 बनने के लिए कितना गेन करेगा, पहले से 4 है, 4 गेन कर सकता है। 0 बनने के लिए कितना लॉस कर सकता है, तुम बोलोगे सर इसके पास 4 है, चारों लॉस कर दे तो 0 बन जाए। ठीक है भाई, बहुत सही। यानी कार्बन हर हाल में अगर गेन भी करता है तो 4, लॉस भी करता है तो 4, यानी कार्बन का वैलेंसी हर हाल में कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर 4 हो जाएगा। तो भाई कार्बन का वैलेंसी 4 हो रहा है, मतलब कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा, सिंगल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सिंगल कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड बनाता है, कभी भी सिंगल कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो तुम बोलोगे सर ये कार्बन है तो यानी कि यहाँ पे 4 बॉन्ड बनेगा, यानी यहाँ पर कोई एक एलिमेंट आ सकता है, एटम, यहाँ पर कोई एटम आ सकता है, यहाँ पे कोई एटम आ सकता है, यहाँ पे कोई एटम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कार्बन के पास में 4 बॉन्ड है भाई। इसके वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये अपने साथ 4 एटम्स को अपने साथ बाइंड कर सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, अभी हम लोग देख रहे थे कि हाइड्रोजन तो भाई एक ही बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ दो, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, दिस इज CH4, मतलब ये क्या है, मीथेन हो गया। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये मीथेन हो गया। तो हमको ये बात समझना पड़ेगा ना कि CH4 कैसे बन रहा है, सिंगल कार्बन, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन। तो भाई ये जो बॉन्डिंग का जो खेल है, ये बॉन्डिंग का खेल होता है वैलेंसी से। अगर वैलेंसी निकाल सकोगे तो ईजिली तुम बॉन्डिंग बना सकते हो। ठीक है, हम एक वीडियो लेक्चर वैलेंसी पे बना देंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अब देखो ज़रा, अब कार्बन, क्या कोई भी कार्बन अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ज़रा सोचो, 1 2 3 4, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो कार्बन के पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो अभी 6 ही है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, खींच के रखते हैं। तो ये प्रोटॉन इस कार्बन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो भाई कितना, 6 प्रोटॉन है यानी 6 पॉजिटिव चार्ज है। तो 6 पॉजिटिव चार्ज कितने निगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच सकेगा? तो तुम बोलोगे सर 6 पॉजिटिव चार्ज 6 निगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच के रख सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉजिटिव चार्ज इस 6 इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी अपने तरफ खींच के रखा हुआ है। अब कार्बन अगर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और लेके आ जाए तो क्या इस निगेटिव चार्ज को अब कौन अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा?
क्योंकि 6 प्रोटॉन कहाँ पर इंगेज है, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ इंगेज हो चुका है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर रह पाएगा, टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। इसके लिए इसके प्रोटॉन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हेयर एंड अ सिंगल कार्बन कैन नॉट होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाएगा? इसको हम मिटा देते हैं। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाएगा? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाएगा? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। क्या ये चारों किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता है। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास में, तुम गए पढ़ने के लिए स्कूल में या कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं भी, तुम समोसा खरीद के लाए कहीं से। ठीक है, अपने लिए तुमने मान लो 4 समोसा लेके आया, तो कोई तुमसे एक समोसा ज़बरदस्ती खींच सकता है, तुमसे छीन सकता है। तुम बोलोगे चलो एक दे देते हैं, कोई बात नहीं है। 2 समोसा तुमसे कोई छीन सकता है, लेकिन कोई तुमसे बोले कि 3 समोसा छीन लेंगे, तो तुम अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा दोगे उस समोसा को अपनी तरफ खींचने में। सो यू आर द प्रोटॉन, और वो समोसा क्या है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा अगर एटम है, तो इससे अगर चाहोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन को कोई छीन सकता है, चलो 2 इलेक्ट्रॉन को भी कोई छीन सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को छीना जा सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन को। तो दुनिया का कोई भी एलिमेंट कितना मैक्सिमम कितना लॉस कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। 4 का लॉस वो कभी नहीं कर पाएगा। तो कार्बन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कभी नहीं कर सकेगा। तो हाइड्रोजन के साथ ये प्रॉब्लम था कि ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता है, एक लॉस भी नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन, कार्बन किसी से 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन भी नहीं कर सकता है, किसी को लॉस भी नहीं कर सकता है। तो चाहे कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, इस केस में, कार्बन के केस में, कार्बन जो भी बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तुमको ये जो बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को मिला करके ये सिंगल बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन को मिला करके ये सिंगल बॉन्ड बना है। समझ में आ रहा है? तो भाई बॉन्ड अगर बनाना है तो वहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर कहीं पर भी बॉन्ड बन रहा है, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन को टोटली खींच लिया जाता है या डोनेट कर दिया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का सारा खेल खत्म हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। साइंस में थोड़ा सा यही एक बात है कि इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, इसको हम लोग रट नहीं सकते हैं। और साइंस का यही सबसे अच्छा बात भी है कि साइंस को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एक बार अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर साइंस तुमको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन चाहे कोई कितना भी घुमा के पूछे, बन जाएगा। साइंस पढ़ते टाइम अगर शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, ऐसा समझना है कि फिर वहाँ से क्वेश्चन बनने लगे। जैसे कि अगर हम तुमसे बात करें, देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का, सोडियम है और क्लोरीन है, यानी कि सोडियम का और क्लोरीन का दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो निकालते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, KLM। K पर 2, L की कैपेसिटी 8, M की कैपेसिटी भी 8, क्लोरीन का भी KLM, K की कैपेसिटी 2, L की कैपेसिटी 8 और M वाले सेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की। सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फुलफिल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फुलफिल हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 11 होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 281। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 है, 2 इधर, 8 इधर, 7 इधर, 2 और 8 10, 10 + 7 17। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है कि सोडियम को क्लोरीन के साथ जुड़ना है, मतलब सोडियम को क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। अब ये सवाल है कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इसका जवाब कहाँ से मिलेगा? वैलेंसी से मिलेगा। वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी और क्लोरीन की वैलेंसी। अगर आता है तो खुद से बताओ, तुम्हें अगर आता है तो यहाँ पे खुद से वीडियो को स्टॉप करके चेक करो, पॉज करो और चेक करो। ठीक है, कर लिया। अब देखो यहाँ पर सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट वाले को हम लोग बोलते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी हम लोग यहीं से निकालते हैं। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। सोडियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1।
अब देखो क्या है, तो तुम बोलोगे सर कार्बन के पास भी तो 2 और 4 हो गया, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो देखो सोडियम क्या चाहेगा कि या तो 8 बन जाए, 8 बनने के लिए सोडियम कितना गेन करेगा, 7 गेन कर लेगा, पहले से 1 है। 0 बनने के लिए कितना क्या करेगा, लॉस करेगा, कितना लॉस करेगा, 1 लॉस करना होगा। तो सोडियम क्या करेगा, गेन या लॉस। तुम बोलोगे सर इसको लॉस करना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, तो जो दे रहा है या जो ले रहा है वही उसका वैलेंसी होता है। तो सोडियम का वैलेंसी 1 हो गया। सोडियम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने वाले का कैरेक्टर पॉजिटिव, डोनेट करने वाले का कैरेक्टर पॉजिटिव, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। क्लोरीन के बारे में सोचो, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन क्या करेगा, चाहेगा या तो 8 बन जाए या 0 बन जाए। 8 बनने के लिए कितना गेन करेगा ये, 8 बनने के लिए कितना गेन करेगा ये, 1। इसके पास पहले से 7 है तो 1 गेन करेगा। अगर 0 बनना चाहे तो कितना लॉस करेगा, हमें दोनों कंडीशन सोचना है। 0 बनने के लिए इसके पास 7 है तो लॉस कितना करना पड़ेगा, 7 लॉस करना पड़ेगा। तो अब क्लोरीन या तो 1 गेन कर ले या 7 लॉस कर दे, क्या करेगा। तुम बोलोगे सर गेन तो बस 1 ही करना है, तो 1 ही गेन कर लेगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी एटम अपना कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो ये क्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी लॉस नहीं करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं से गेन कर लेगा। तो जितना गेन करो या जितना लॉस करो वही वैलेंसी है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन यहाँ पर इस कंडीशन में गेन कर लेगा। तो सर क्लोरीन गेन कर रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब क्लोरीन किसी से इलेक्ट्रॉन छीन के लाएगा, कहीं ना कहीं से छीनेगा, तो छीन के लाएगा मतलब ये कैरेक्टर निगेटिव हो गया। तो क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है या कंप्लीटली लिया जा रहा है। तो सोडियम है और क्लोरीन है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। सोडियम अपने आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन को लेके घूम रहा है, ठीक है। और सोडियम और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेके घूम रहा है, ठीक है। अब शेयरिंग कितना का करेगा, वैलेंसी बॉन्ड कितने का बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि क्लोरीन का वैलेंसी कितना 1, तो बॉन्ड कितना बनेगा क्लोरीन का 1। सोडियम का वैलेंसी कितना 1, तो सोडियम का बॉन्ड कितना बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला करके हम बॉन्ड बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम ये देख रहे हो कि सोडियम तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये क्लोरीन सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के ले आएगा, ये लो। तो अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास नहीं है, नतीजा अब सोडियम भी क्लोरीन के बिल्कुल क्लोज चला जाएगा, सोडियम भी बिल्कुल क्लोज हो गया और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, इस दोनों से बॉन्ड बन गया। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कैसे बना है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया है, ये जो क्लोरीन और सोडियम के बीच में जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे बन गया है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बने, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड यहां पर बन रहा है, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बने, दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बन रहा है, तो इस बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोल देंगे। इसका कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में क्या समझते हो, इसमें हम लोग अगला फिर कभी हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया जाए या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए। अब देखो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या होता है, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो अब ज़रा इसको समझते हैं। देखो अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट में समझ रहे थे कि कार्बन अपना सारा इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है और ले भी नहीं सकता है। जैसे कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 Kl2 2 और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो कार्बन का वैलेंसी अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि 4 होगा, या तो लॉस करे या गेन करे, 4 होगा। तो कार्बन ना तो किसी को 4 दे सकता है, ना किसी से 4 ले सकता है।
तो कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ये ओनली शेयर करेगा, सामने में रख देगा। हाइड्रोजन को तुम देखोगे इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्या ये K है, K के पास 2 होता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा भी नहीं और किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं। तो हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ शेयर कर रहा है। तो अगर CH4 है तुम्हारे पास में, तो तुम बोलोगे कि सर कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, मतलब कार्बन का बॉन्ड कितना बन जाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सामने में रख लेगा, सामने में रख देगा, ये किसी को दे नहीं सकता है और कार्बन किसी का इलेक्ट्रॉन खींच भी नहीं सकता है। और हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रख देगा, हाइड्रोजन आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रख देगा, ये भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी 1। तो क्या ये कार्बन इसको खींच सकता है क्या, जैसे सोडियम यहाँ पर खींच के लाया था, क्लोरीन ने अपने साथ सोडियम को खींचा था, ये कार्बन नहीं खींच सकता है, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कार्बन को अगर चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चारों से 1-1 इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता है, चारों को दे भी नहीं सकता है। तो कार्बन ने सिर्फ अपने एटम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा है और रखने की वजह से यहाँ पर सिर्फ शेयरिंग हो रहा है, और इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बन के आ रहा है, इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बन के आ रहा है, इसी बॉन्ड को हम लोग बोल देंगे कोवैलेंट बॉन्ड। यही बॉन्ड यहाँ पर कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में हमने क्या देखा, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयोनिक बॉन्ड में हमने क्या देखा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम कहाँ था, कहाँ चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन देखो क्लोरीन के पास आ चुका है, तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्लोरीन के पास टोटल आउटर मोस्ट में कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, काउंट करोगे तो, ठीक है। तो ये इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो भाई कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना 4 किसी से ले सकता है, तो ना देना ना लेना, मतलब कार्बन कैन ओनली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई कार्बन कैन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सिर्फ शेयरिंग करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग आयोनिक बॉन्ड में क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये था कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी बातें करेंगे कि किस तरह से बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो फिर पढ़ते रहिए, हम लोग मिलेंगे फिर अगले क्लास में। दिस मच फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन।